नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 8वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कक्षा 8वीं NCERT कोर्स है और प्रश्नमाला 2.2 जो एक चर वाले जो सरल समीकरण है उनसे संबंधित ये अपनी प्रश्नमाला है और उसके प्रश्नमाला 2.2 के अंतिम 3 प्रश्न करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, 15 और 16, जिसमें सिक्कों की संख्या, नोटों की संख्या ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है और जो कभी कभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर आते हैं दोस्तों। इसलिए ये जो आज के जो प्रश्न है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्नमाला के 14वें प्रश्न के अंदर कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है और उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। उनकी संख्याओं का जो दोस्तों अनुपात है वो 2:3:5 है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि इसमें प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के जो नोट हैं उनका अनुपात है, नोट जो है ना उनकी संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3:5 है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं दोस्तों, देख ध्यान रखिए। ठीक है, 100 रुपये के नोट, फिर 50 रुपये के नोट और फिर 10 रुपये के नोट। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये केवल नोटों की संख्या है और इन संख्याओं का जो हमें अनुपात दिया गया है वो अनुपात है 2:3:5। अब ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी आपको इस प्रकार से अनुपात यदि दिए गए हैं तो आपको उसमें क्या करना है दोस्तों कि अनुपातों को जैसे ही हम अलग अलग करेंगे ये जिनका अनुपात है उनकी हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 100 रुपए के जो नोटों की जो संख्या है उसका यहाँ अनुपात में मान कितना है 2, फिर 50 रुपए के जो नोट हैं उनका अनुपात में मान है 3 और 10 रुपए के जो नोटों की यानी संख्या है उनका अनुपात है 5। तो सबसे पहले हम करेंगे, जैसे ही इनको अलग अलग करेंगे हमें दोस्तों क्या प्राप्त हो जाएगा, माना कि 100 रुपए के नोटों की संख्या, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे हम इनको अलग अलग करेंगे हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर हमें प्राप्त हो जाएगी 50 रुपए के नोटों की संख्या और अंत में 10 रुपए के नोटों की संख्या। अब इनकी संख्या देखिए किस प्रकार से होगी, ये अनुपात में 2 है, ये 3 है और ये 5 है। और हमें करना क्या है दोस्तों कि हमें सबके साथ में चर लगाना है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक मान हमें प्राप्त करने हैं तो सबके साथ एक ही चर, अगर मैंने x लगाया है तो सबके साथ x ही आएगा। यदि अनुपात में अगर आप y का प्रयोग करते हो तो सबके साथ y ही आएगा। और ये क्यों आएगा ये हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं और हम आपको यहाँ पे भी बताते हैं कि अनुपातों में आखिर ये समान चर क्यों लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अनुपात हमें प्राप्त होता है वो वास्तविक संख्याओं में किसी एक ही संख्या का भाग देने के बाद में प्राप्त होती है और हमने वो किसका भाग दिया होगा इस प्रश्न में वो संख्या हमें पता नहीं है। वो संख्या हमने क्या मान ली है x और उसको वापस गुणा करेंगे तो हमें वापस वही संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमने वो पहाड़ा जिससे हमने भाग दिया होगा इस प्रश्न के अंदर उसे हमने x मान लिया है और सबसे कर दिया है गुणा, और गुणा जैसे ही करेंगे हमें उनकी वास्तविक अलग अलग संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो ये केवल नोटों की संख्या है। अब हम जानते हैं कि यदि 100 रुपए का यदि एक नोट लेंगे तो वो होगा 100 रुपए, अगर 2 नोट ले लिए तो 200, 3 नोट ले लिए तो 300। तो हमें पता है कि जब नोटों की संख्या इस प्रकार से है और उसका यदि मूल्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे मूल्य, तो हमें पता है कि यदि 100 रुपए का एक नोट 100, 2 रुपए 2 नोट ले लिए 200, 3 अगर नोट ले लिए तो 300 रुपए हो जाएंगे। मतलब हम देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे नोटों की संख्या बढ़ रही है उस मूल्य का उसमें गुणा होने के बाद उसका कुल मूल्य बन रहा है। जैसे 100 रुपए के 3 नोटों का 300 रुपए कैसे बना होगा कि 100 को नोटों की संख्या 3 से गुणा कर दिया होगा। ठीक है, तो यहां पे हम यही काम करेंगे, मूल्य बनाएंगे, क्योंकि अंत में दिया गया है कि इनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है और उससे हमारा यह समीकरण बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य
100 रुपए के जो नोट हैं उनका मूल्य कितना होगा। तो पहले नोट है कितने 2x, 100 रुपए के नोट कितने हैं 2x, और उसका एक नोट का मूल्य है उससे हम गुणा कर देंगे तो ये टोटल मूल्य बन जाएगा 200x। ध्यान रखिएगा 100 रुपए के जो नोट है उसका मूल्य है वो कितना है 200x। फिर करेंगे 50 रुपए के नोटों का मूल्य, कुल मूल्य लिख सकते हैं, इनका मूल्य लिख देते हैं। तो कितना है ये 3x और ये इसका एक नोट का मूल्य 50 रुपये है, तो ये बन जाएगा दोस्तों 150x रुपये। ठीक है, अंत में 10 रुपये के नोटों का मूल्य, और ये मूल्य कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि इसके नोटों की संख्या है 5x और एक नोट का यहाँ मूल्य कितना है 10 रुपये। तो इससे जैसे हम गुणा करेंगे ये हो जाएगा 50x रुपये। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये इनका अलग अलग मूल्य है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये नोटों की संख्या है अलग अलग, क्योंकि अनुपात में केवल नोटों की संख्या का अनुपात था, और जैसे ही हम इसे अपने मूल्य से गुणा करेंगे उनका अलग अलग कुल मूल्य तैयार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन सब का जो कुल मूल्य प्रश्न के अंदर दिया गया है वो है कितने रुपए दोस्तों 4 लाख रुपए। ध्यान रखिए दोस्तों 4 लाख रुपए इनका कुल मूल्य है। अब हम क्या करेंगे, ये इनका है अलग अलग मूल्य, ये हो गया कुल मूल्य। जो काम प्रश्न ने किया वही काम हमें करना है। अगर आप प्रश्न से अलग काम करोगे तो प्रश्न फिर उत्तर उसका गलत हो जाएगा। तो हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न बोले वैसा प्रश्न में करेंगे भैया, मन से कुछ भी मत करना। ठीक है, तो जोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुल मूल्य बनाया, हम भी कुल मूल्य ही बनाएंगे। अगर यहाँ पे होता कि नोटों की कुल संख्या यहाँ पे अगर दी गई होती तो हम ये केवल नोटों की संख्या को जोड़ते। ये कुल मूल्य बनाया है तो हम मूल्य को जोड़ लेंगे। तो 200x प्लस में हो गया दोस्तों 150x, और ये प्लस में हो गया 50x, और बराबर में ये टोटल जो मूल्य प्रश्न में दिया गया है वो कितने रुपए है 4 लाख। ये बन गया अपना समीकरण, और समीकरण बनने के बाद दोस्तों प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ आ गया अपना कितना दोस्तों 400x, और बराबर में कितना है 4 लाख। यहाँ पे केवल ये x यहाँ बच जाएगा। इस 400 का दोस्तों हम कर देंगे पक्षांतरण, तो करते हैं पक्षांतरण। तो x बराबर ये 4 लाख तो इस तरफ है ही, और ये 400 चला जाएगा बट्टा के नीचे। अब करेंगे तो 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 4 में, और ये पीछे 3 0 वैसे के वैसे बच जाएंगे। तो x का यहाँ पर हमें जो दोस्तों मान प्राप्त हुआ है वो कितना हो गया 1000। ये x हमने कहाँ माना था, ये x हमने यहाँ माना था कि जैसे ही नोटों की संख्या का अनुपात था उसे अलग अलग करेंगे, नोटों की वास्तविक संख्या मिल जाएगी, वहां हमने ये x लिया था। मतलब ये वही पहाड़ा है जिससे वास्तव में इन नोटों की जो संख्या थी उसे काटने के बाद ये अनुपात हमें प्राप्त हुआ था। ये हमें x का मान प्राप्त हो चुका है, और हमें यहाँ पे केवल नोटों की संख्या ही ज्ञात करनी है। अगर आपको नोटों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप ये लाइन यूज करेंगे, ये नोटों की संख्या हो जाएगी। मूल्य ज्ञात करना हो तो फिर इन तीनों लाइन का प्रयोग करके हम मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें केवल नोटों की संख्या पूछी है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए दोस्तों, हमें पूछा है कि भाई 100 रुपये के नोटों की संख्या लिखते हैं, या 100 रुपये के नोट, फिर 50 रुपये के नोट, और अंत में 10 रुपये के नोट। तो कितने कितने नोट हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आइए, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 2x, यानी 2 × 1000 करेंगे तो ये नोट कितने हो जाएंगे 2000। तो ध्यान रखिए दोस्तों 2000 मूल्य नहीं है, ये 2000 नोट है, यहाँ अंत में हमने लिख दिया है 2000 नोट। ठीक है, फिर अनुपात में 3 है, फिर 1000 से गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 3000, यानी 50 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे 3000। फिर यहाँ पे 5x है, तो 5 और x के स्थान पर कितना आ जाएगा 1000, और जैसे 1000 लिखेंगे ये दोस्तों हो जाएंगे कितने 5000 नोट। तो इस प्रकार से दोस्तों 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों की जो संख्या बनेगी वास्तव में वो हो जाएगी 2000 नोट, फिर 3000 नोट, और फिर 5000 नोट। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नमाला का ये 14वां प्रश्न कंप्लीट कर लिया है, और अब करते हैं 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न के अंदर दोस्तों कि मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। ध्यान रखिए दोस्तों 300 रुपये मूल्य है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं, और यहाँ पे लिखा है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है।
केवल तुलना दी गई है जिसमें 2 रुपए के सिक्के और केवल 5 रुपए के सिक्कों की बात हुई है। और यहाँ पे जो 5 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है उससे 2 रुपए के सिक्कों वाली संख्या है वो तिगुनी है, ठीक है। और फिर लिखा है अंत में कि कुल सिक्के जो है वो 160 है। केवल सिक्कों की संख्या है वो टोटल कितनी है दोस्तों, 160। कुल मूल्य कितना है, वो है 300 रुपए। तो ये प्रश्न भी दोस्तों अलग नहीं है, ये 15वां प्रश्न जो है ये भी सेम इसी तरह से हमें करना है दोस्तों। वहां पे केवल नोटों की संख्या थी, यहाँ पे सिक्कों की संख्या है और यहाँ पे अनुपात नहीं है, तुलना हमें दी गई है। तो करते हैं जिस प्रकार से प्रश्न करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं हम कि भाई हमारे पास सिक्के हैं कौन से, तो 1 रुपए वाला सिक्का है, फिर हमारे पास रुपए 2 वाला सिक्का है और फिर हमारे पास रुपए 5 वाले सिक्के हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारे पास सिक्के यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। तो इन सिक्कों में यहाँ पे तुलना दी गई है, एक क्या तुलना दी गई है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की तिगुनी है। अब देखिए दोस्तों ये तुलना है जिसमें सिक्कों की संख्या की तुलना हो रही है। इससे पहले हमने देखा था वहां पे नोटों की संख्या का अनुपात था या तुलना है। तुलना में किस प्रकार से करेंगे, जो यहां पे एक तो 2 रुपए वाले सिक्के फिर 5 रुपए वाले सिक्के, जब इस प्रकार से 2 की यदि तुलना होती है आपस में तो ध्यान रखिएगा जो पहले दी गई है उसे छोड़कर दूसरे नंबर पे क्या है उसे हमें चर के रूप में मानना है। तो हम मानना शुरू करते हैं, माना कि रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या, हमेशा याद रखें चाहे कोई भी प्रश्न हो, जब भी इस प्रकार से यदि दो संख्याओं की तुलना होती है जिसमें वो तिगुनी है, अधिक है, कम है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि पहले जो दी गई उसे छोड़कर हमेशा दूसरे नंबर पे जो है उसे ही मानना है। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, और ये संख्या दोस्तों कितनी मान लेंगे हम, x, फिर मानेंगे इसकी किसकी कि 2 रुपए वाले, इसमें 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तुलना में कोई जिक्र नहीं है तो उसे हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, इसे अभी हम इसे छोड़ देंगे 1 रुपए वाले, ठीक है। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, ये संख्या कितनी होगी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो चर आपने यहाँ माना था उसी को लेके तुलना में जो काम है वो करना है। तुलना क्या है, तिगुनी, इन 3 से गुना करना है। ध्यान रखिएगा जब किसी चर को किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो वो संख्या उसके आगे आकर चिपक जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे आगे लगा दो, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गए सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x। तो मानने का तरीका ध्यान रखिएगा, तुलना में जो पहले दी गई उसे छोड़कर दूसरे नंबर पे जो है उसे हम चर के रूप में मानेंगे, फिर पहले वाली को लेकर वो तुलना का काम उसी चर के साथ कर लेंगे। अब बताओ सिक्के बाकी कौन से रह गए, अपने 1 रुपए वाले सिक्के, वो सिक्के कितने हैं हमें पता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कुल सिक्के कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा कुल सिक्के हैं वो है दोस्तों 160। ध्यान रखिएगा ये कुल सिक्के, मतलब इसमें इस 1 रुपए वाले, 2 रुपए वाले, 5 रुपए वाले सभी सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है, 160। तो अगर हमें इन दोनों की सिक्कों की संख्या पता है तो फिर तो दोस्तों दिक्कत होने वाली नहीं है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों ये संख्या कि भाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। टोटल सिक्के कितने हैं 160। यदि उसमें से मैं 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या यदि घटा देता हूं तो हमें पता है कि वो बचेगी कौन से दोस्तों, अंत में 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बच जाएगी। तो 160 टोटल सिक्के है ही, फिर ये घटाना है, लेकिन हमें पता है संख्या में से हम चर वाली संख्या यानी जो चर लगा हुआ है उसे हम घटा नहीं सकते, योग नहीं कर सकते, लेकिन सरल थोड़ा कर देते हैं दोस्तों। माइनस का 1x माइनस का 3x, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 4x। ध्यान रखिएगा माइनस का x माइनस का 3x, एक x के साथ में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और माइनस का 1x और माइनस का 3x दोस्तों माइनस का 4x हो जाएगा। तो ये होगी अपनी 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। इस 160 में से आप 4x को नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि योग और घटाव में जब चर का प्रयोग होता है तो ध्यान रखिएगा उनमें सजातीय पदों में ही योग और घटाव होता है। ये दोनों सजातीय पद नहीं है क्योंकि इसके साथ चर नहीं है और इसके साथ चर x आया हुआ है। तो अगर इसके साथ x है तो इसके साथ यदि x होता तो ये दोनों सजातीय पद होते और हम इसका योग या घटाव कर सकते थे। यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हो गई इनकी सिक्कों की संख्या। अब वही काम करते हैं,
जैसे पिछले प्रश्न में हमने जैसे ही संख्या प्राप्त करने के बाद उसके मूल्य से गुणा किया तो उनका कुल मूल्य बन गया। अब यही काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुल मूल्य प्रश्न के अंदर दिया हुआ है 300 रुपये, तो मूल्य बनाएंगे हम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आप चाहो तो 5 रुपये वाले सिक्के पहले ले सकते हो, और आप चाहो तो 1 रुपये वाले सिक्के को प्रयोग है वो पहले कर सकते हो, जो आपका मन करे वो आप पहले ले सकते हो। तो हम लेते हैं, शुरुआत करते हैं कि 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य। अब हमें पता है कि इससे हमें किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 रुपये के जितने सिक्के होते हैं उतना ही मूल्य होता है। 1 रुपये का 1 सिक्का तो 1 रुपया हो जाएगा। अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये, 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये। तो यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 160 माइनस 4x, तो यही इसका मूल्य रहेगा। इसे किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, अब ये मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इस मूल्य में हम गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x, ठीक है, ये होगी इसकी संख्या। और इसमें एक सिक्के का मूल्य 2 रुपये होता है, तो 2 से इसे गुणा कर देंगे तो इसका मूल्य बन जाएगा दोस्तों 6x रुपये। फिर अंत में रुपये 5 के सिक्कों का मूल्य, तो ये मूल्य कितना रहेगा? तो हमें पता है यहाँ पे कि 5 रुपये के सिक्के है कितने दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए उसकी संख्या में दी गई है x, और एक सिक्के का मूल्य 5 रुपये है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो ये मूल्य बन जाएगा दोस्तों 5x। तो इस प्रकार से हमने इनका अलग अलग मूल्य है वो ज्ञात कर लिया है कि भाई कितने सिक्के हैं और उनका कितना मूल्य बनेगा। तो 1 रुपये वाले सिक्के हैं उनका मूल्य 160 माइनस 4x रुपये, फिर 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य है वो 6x रुपये, और 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य है वो 5x रुपये हो गया है। और इनका जो हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है दोस्तों, जो कुल मूल्य है वो इनका है दोस्तों 300 रुपये। तो पिछले प्रश्न की तरह ही इसमें अब समीकरण का निर्माण हो जाएगा कि यहाँ पे मूल्य हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है, तो अब हम मूल्य के हिसाब से समीकरण का निर्माण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न के अनुसार ही हमें काम करना है, मन से तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो प्रश्न अनुसार चलेगा ये कि भाई सबसे पहले 160 माइनस 4x, ये क्या है? 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनका मूल्य, फिर 2 रुपये वाले सिक्कों का ये मूल्य रहा, और ये रहा 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, और इनका करेंगे दोस्तों कुल मूल्य। तो वो हो जाएगा कितने रुपये दोस्तों? 300 रुपये। तो ये कुल मूल्य और 300 रुपये, ये बन गया अपना समीकरण। समीकरण को सरल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो x वाले हैं ना, उनका योग और घटाव कर सकते हैं। अभी तो हमने बताया था कि सजातीय पद को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 160 है, ये संख्या के रूप में है केवल, ये इनके साथ ना तो जुड़ सकती है और ना ही घट सकती है। लिख जरूर सकते हैं इनको साथ में, लेकिन जोड़ नहीं सकते, घटाव नहीं कर सकते। माइनस 4x प्लस का हो गया दोस्तों 6x, और प्लस का हो गया दोस्तों वापस 5x। इनका योग कितना हो जाएगा? देखिए, तो ये माइनस वाला छोड़ दे, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं क्योंकि दोनों किस में है? धनात्मक में है। तो ये हो जाएंगे 11x, फिर ये माइनस वाला 4 इसमें से निकल जाएगा, तो ये दोस्तों बच जाएगा कितना दोस्तों? 7x बराबर में कितना लिखा है दोस्तों? 300। तो आप कहोगे दोस्तों ये 160 कहाँ चले गए? तो इसका इनका हमने कर दिया दोस्तों पक्षांतरण। 160 इस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 160, ध्यान रखिएगा। इनका योग और घटाव कर दिया, फिर इसका क्या कर दिया दोस्तों? पक्षांतरण। पक्षांतरण करने के बाद में हमें यहाँ प्राप्त हो गया दोस्तों 140। अब x यहाँ पे ये 7 चला जाएगा बट्टा के नीचे, जैसे ही भाग देंगे 7 का 7 दूनी 14, और ये हो गया 0। x का मान हमें प्राप्त हो गया है 20, यानी जहां पे हमने सबसे पहले x माना था वो कितना है दोस्तों? 20। और हमें यहाँ पे प्रश्न के अंदर यही पूछा गया है कि भाई प्रत्येक प्रकार के यानी कितने कितने सिक्के हैं। केवल सिक्कों की संख्या पूछी है, तो हम संख्या वाली बातें यहाँ पे यूज करेंगे और हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। आप चाहो तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पहले लिख सकते हो। यहाँ तुलना में तो हमें ये करना ही पड़ेगा कि जिनकी तुलना है उसमें से पहले नंबर वाले को छोड़कर दूसरे नंबर वाले को पहले मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब अंत में उत्तर कर रहे हैं, तो जो आपका मन करे वो आप पहले लिख सकते हो। तो प्रश्न के अंदर हमें पता है कि 1 रुपये वाले सिक्कों की बात पहले हो चुकी है, तो हम करते हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब ये संख्या में कहाँ मिलेगी? तो यहाँ पे देखना है कहाँ पे है। देखिए 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ये रही। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आई थी? 160 माइनस 4x। तो यहाँ इसका प्रयोग करेंगे तो ये दोस्तों 160 माइनस 4x की जगह पे आ जाएगा 20। ध्यान रखिए 4 और x के साथ में गुणा है तो 4 × 20 हो जाएगा। पहले इसको गुणा कर लेते हैं 160 माइनस, और इनका गुणा हो गया दोस्तों कितना? ये हो गया अपना 80। ध्यान रखिए दोस्तों ये 80 हो गया है, और 160 में से 80 घटाएंगे, यानी ये 80 सिक्के किसके हो गए दोस्तों? 1 रुपये वाले। 1 रुपये वाले यहाँ पे सिक्के हैं वो कितने हैं? 80 है। फिर 2 रुपये के
सिक्कों की संख्या। अब ये संख्या कितनी है देखिए, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या यहाँ पे आइए हो गई। अब 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है, तो यहाँ पे 2 रुपये के कितने सिक्के हैं देखिए, यहाँ लिखिए संख्या 3x, यानी 3 लिख के x से करेंगे गुणा, तो ये दोस्तों सिक्के हो जाएंगे कितने, 60। तो ये 60 सिक्के अपने कौन से, 2 रुपये वाले। फिर करते हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब ये संख्या कितनी हो जाएगी देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा था कि भाई 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या केवल x ही मानी थी, यानी केवल x का ही मान आएगा, तो यानी कितने सिक्के हो जाएंगे दोस्तों, 20। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रश्न के अंदर लिखा था ना कि कुल सिक्के 160 है, तो यहाँ देख लीजिए ये 80, 60 और 20 तीनों को जुड़ेंगे तो इनका कुल जो सिक्कों की संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 160। तो हमें केवल सिक्कों की संख्या ही पूछी थी और वो हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली है। यानी इस प्रकार से हमारा ये 15वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब करते हैं दोस्तों 16वां प्रश्न। इस प्रश्नमाला का दोस्तों 16वां प्रश्न यानी इसका अंतिम प्रश्न है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने यह तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर शेष जो प्रतिभागी है उनको केवल 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई जो कुल राशि है वो 3000 रुपये है और यहाँ पे प्रतिभागी जो टोटल है वो है 63। ध्यान रखिए दोस्तों, 63 प्रतिभागियों में से हमें ज्ञात करना है विजेताओं की संख्या। इस प्रश्न में आपको विजेताओं की संख्या और विजेताओं के अलावा शेष संख्या भी पूछी जा सकती है, लेकिन हमें केवल पूछा है कि 63 प्रतिभागियों में से केवल जो विजेता है उनकी संख्या कितनी है। यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस प्रकार से हमने अभी प्रश्न संख्या 14 और 15 की थी उसी प्रकार से इस प्रश्न को करना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि भाई विजेताओं को कितने रुपए मिलेंगे और शेष जो प्रतिभागी है उनको कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक विजेता को दी गई पुरस्कार राशि और ये राशि कितनी रहेगी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 100 रुपये। ठीक है, और शेष प्रतिभागी को दी गई पुरस्कार राशि वो है कितनी दोस्तों, 25 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस प्रकार से हमें राशि प्रदान करनी है। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ ये है कि भाई पुरस्कारों की जो कुल राशि है वो तो 3000 रुपये। अब कुल राशि, तो अभी हमने जो प्रश्न किया उसमें क्या किया था, जब भी कुल मूल्य बनाते थे तो वो अंत में कुल मूल्य बनाने के बाद उनका जोड़ते थे, समीकरण का निर्माण हो जाता था। अब हमें अगर ये पता चल जाए कि विजेता कितने हैं और विजेताओं के अलावा शेष प्रतिभागी कितने हैं, तो हम दोस्तों किस प्रकार से करेंगे। तो हमें पता है कि अगर एक विजेता है तो 100 रुपये मिलेंगे, अगर 2 विजेता हो गए तो 100 इसके और 100 इसके कितने हो जाएंगे दोस्तों, 200 रुपये। 3 विजेता तो 300 रुपये। तो हमें पता है कि जब विजेताओं की संख्या हमें पता चलेगी, संख्या को इस एक पुरस्कार राशि से जो एक विजेता को मिल रही है उससे गुणा करेंगे तो वो विजेताओं को मिली कुल राशि हो जाएगी। मतलब हमें संख्या की यहाँ पे जरूरत है। तो संख्याएं लाएं कहाँ से, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो कुल प्रतिभागी है प्रश्न के अंदर दिए गए हैं कि कुल प्रतिभागी कितने हैं दोस्तों, वो है 63। तो इन्हीं में से विजेता होंगे और इन्हीं में से शेष प्रतिभागी भी हो जाएंगे। तो हम ज्ञात पहले मान लेते हैं किसी एक संख्या को, तो हमने मान लिया, माना कि विजेताओं की संख्या, ध्यान रखिए दोस्तों, माना कि विजेताओं की संख्या और जो विजेता है उनको निकालने के बाद में शेष जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, शेष प्रतिभागी, यानी जिन्होंने जीत हासिल नहीं की है, विजेता नहीं है। तो विजेताओं की संख्या ने क्या मान लिया, x, कुल कितने हैं 63। तो ये विजेता जो है वो इन्हीं 63 में से है, बाहर से नहीं है। तो लिखते हैं शेष प्रतिभागियों की संख्या। तो शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो टोटल कितने हैं 63, उसमें से विजेताओं की संख्या माइनस कर देंगे। अगर ये वास्तविक संख्या होती तो भी हम इसी प्रकार से करते कि भाई 63 है टोटल, उसमें से विजेता जो है उनको माइनस कर दो, उनकी संख्या घटा दो, फिर क्या बचेंगे, शेष प्रतिभागी। अब देखिए इनको तो मिलेंगे 100 रुपये, इनको मिलेंगे 25 रुपये और इनका हमें कुल पुरस्कार राशि है वो प्राप्त हो जाएगी। तो लिखिए विजेताओं को मिली पुरस्कार राशि
विजेताओं को कितनी मिलेगी? तो देखिए 100 रुपए के हिसाब से आराम से देखिए दोस्तों 100x रुपए। तो हमें पता है भाई गुणा इसी प्रकार से करना है, जब हम चर से गुणा करेंगे वो संख्या आगे चिपक जाएगी। तो 100x रुपए मिलेंगे इनको विजेताओं को, पूरे विजेताओं को 100x रुपए मिलेंगे। शेष प्रतिभागियों मिली पुरस्कार राशि वो कितनी बनेगी? तो देखिए यहाँ पे शेष प्रतिभागी कितने हैं दोस्तों? 63 माइनस x, ये शेष प्रतिभागी है, इनको 25 रुपए देने। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 25 से गुणा। अब यहाँ पे समझिएगा, जब अकेले संख्या या अकेले चर को गुणा करना है तो इस प्रकार से गुणा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो शेष प्रतिभागियों की संख्या थी वो एक पद में ना होकर दो पद में है, इसे हम घटा तो सकते नहीं है। और जब दो पदों को किसी संख्या से गुणा करना हो तो इस प्रकार से उन दो पद वाले बहुपद को इस प्रकार से कोष्टक में बंद कर देंगे, इस बीजीय व्यंजक को कोष्टक में बंद कर देंगे। अब इसको 25 से क्या करेंगे दोस्तों? गुणा। तो ये 25 जैसे अंदर जाएगा ये 63 और x दोनों से गुणा हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 25 को गुणा करेंगे 63 से तो 3 बार बोलेंगे पहले। 25 दिए दोस्तों हो गए 75, ये हासिल में आ गई 7। 25 छक्के दोस्तों 150 हो गए और 150 और 7 दोस्तों हो गए 157, यानी 1575। ये माइनस 25 इसके साथ भी चला जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 25x। ये बन गया शेष विजेताओं को, यानी विजेता के अलावा जो प्रतिभागी है उनको मिली ये कुल राशि। ठीक है, अब है कुल पुरस्कार राशि कितनी है, प्रश्न के अंदर दिया गया है। तो कुल जो पुरस्कार राशि है वो रखी गई है 3000 रुपये सबको, विजेताओं को और शेष प्रतिभागियों को सबको दी गई कुल राशि कितनी है? 3000 रुपये। अब दोस्तों हो जाएगा समीकरण का निर्माण जैसे पिछले प्रश्नों में हुआ था। ये केवल संख्या है, वहाँ सिक्कों की या नोटों की संख्या थी, या विजेताओं और शेष प्रतिभागियों की संख्या है। फिर वहाँ पे ज्ञात किया था उनका अलग अलग मूल्य, यहाँ पे ज्ञात कर दिया इनको अलग अलग मिली पुरस्कार राशि। अब उनका भी कुल मूल्य करते थे, यहाँ पे भी ये कुल राशि दी गई है। तो वही प्रश्न है दोस्तों, जोड़ना शुरू करते हैं लेकिन काम अपना प्रश्न अनुसार, मन से कुछ भी नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रश्न के अनुसार अपना काम। तो जोड़ना शुरू करते हैं। विजेताओं को मिली पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? तो वो है 100x। शेष प्रतिभागियों को मिली पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? ये 1575 माइनस 25x। फिर इन दोनों का करेंगे योग और ये जोड़ कितना हो जाएगा दोस्तों? 3000 रुपये। हम जानते हैं कि भाई ये विजेताओं की पुरस्कार राशि है, ये शेष प्रतिभागियों की पुरस्कार राशि है, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल राशि बनेगी, और कुल राशि प्रश्न में दी गई है 3000 रुपये। तो ये भी कुल राशि है, ये भी कुल राशि है, और दोनों हो जाएगी बराबर, और ये बन गया अपना समीकरण। समीकरण को सरल करना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके साथ x है, इसके साथ x है, लेकिन इसके साथ x नहीं है। तो जैसे पिछले प्रश्न में किया था कि 160 संख्या थी, उसका हमने सीधा क्या कर दिया था? पक्षांतरण, और बाकी वाली संख्याओं का योग और घटाव किया, क्योंकि उनके साथ समान चर होने की वजह से वो सजातीय पद थे। ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए समान चर है दोनों के साथ, फिर उनके ऊपर घात भी समान है, चर भी समान और घात भी समान हो, वे सजातीय पद होते हैं। तो 100x किसका है? प्लस का। ये 25x किसका है? माइनस का। तो ये दोस्तों बच जाएंगे कितने? 75x। ये चला जाएगा उस तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये 3000 तो है ही, ये 1575 उस तरफ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 1575। 3000 में से 1575 दोस्तों घटा देते हैं तो ये बच जाएगा कितना? तो 1425 यहाँ पे शेष बच जाएगा। शेष बचने के बाद में अब हम क्या करेंगे दोस्तों? ये x तो यहीं पे रहेगा, और ये देखिए 1425 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 75 बट्टा के नीचे चला जाएगा। गुणा की संख्या थी, बट्टा के नीचे चली गई। अब करेंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों 1425 और यहाँ बट्टा के नीचे जो 75 है, यदि वो एक ही पहाड़े में आए तो उनको काट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक ही पहाड़े में हमें मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे या कैसे पता चलेगा? तो देखिए 25 का पहाड़ा, यहाँ पे देखिए 25 के पहाड़े में 75 आता है, और कोई भी संख्या 25 के पहाड़े में आएगी या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी संख्या के पीछे के 2 अंक देखने हैं, यदि वे दोनों अंक 25 के पहाड़े में आ रहे हैं तो ये संख्या भी 25 के पहाड़े में आएगी, और ये 25 का इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। तो एक तो ये 25 के पहाड़े में संख्या आती हो, या फिर अंत में 2 जीरो, कम से कम अंत में 2 जीरो है तो वो भी 25 के पहाड़े में आती है। तो 25 का पहाड़ा यहां बोला, ये तो 3 बार, यहां 25 का पहाड़ा बोलना शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों 25 पंजे 125, ध्यान रखिएगा 142 में हम भाग दे रहे हैं, पूरा एक साथ नहीं दे सकते क्योंकि एक में भाग जाएगा नहीं, 14 में जाएगा नहीं, तो 142 में दे दिया। तो ये हो गया 25 पंजे दोस्तों 125, और पीछे बच गया कितना? 17। 142 में भाग
देने के बाद 17 बच जाएगा। 17 और 5 को लेंगे साथ में तो हो जाएगा 175। और यहाँ पे देख सकते हैं 25 का भाग 175 में, तो 25 साते 175 हो जाएगा। फिर 3 और 57 ये दोनों कटते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये भी आराम से देख सकते हैं। 3 का भाग उस संख्या में पूरा पूरा जाता है जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आता हो। ध्यान रखिएगा, अगर बड़ी संख्या है और हमें ये पता नहीं चले कि 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, तो उसके अंकों को जोड़ दे। 7 और 5 कितना हो जाएंगे 12। 3 के पहाड़े में वो 12 आता है, इसलिए 3 का भाग 57 में भी पूरा पूरा जाएगा। तो 3 का यहाँ भाग दे दिया 3 में, एक बार याद देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, पीछे बचेगा 2, फिर 2 ये 27 7 के साथ चला जाएगा 27 हो जाएगा। 3 का भाग 27 देंगे तो 3 90 27। x का मान हमें प्राप्त हो गया दोस्तों कितना 19। ये x हमने जहां माना था ये उसकी संख्या में प्राप्त हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे x यहाँ पे माना था और वो क्या थी विजेताओं की संख्या। प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें केवल विजेताओं की संख्या ही पूछी है, तो हम ये प्राप्त हमें हो चुकी है। अतः विजेताओं की संख्या, तो विजेताओं की संख्या दोस्तों कितनी होगी है 19। अगर यहाँ पे ये पूछा होता कि भाई विजेताओं के अलावा शेष प्रतिभागी कितने हैं, तो वो भी हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। शेष प्रतिभागियों की संख्या क्या रहेगी 63 माइनस ये x का मान 19 हम घटा लेंगे, और जैसे घटाएंगे वो हमें शेष जो प्रतिभागी है उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर ये पूछा होता कि विजेताओं को मिली पुरस्कार राशि ज्ञात करो, तो वो तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि एक विजेता को 100 रुपये मिलेंगे, तो 19 विजेताओं को दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 1900 रुपये में प्राप्त हो जाएंगे। 100 से हम गुणा कर लेंगे। अगर शेष प्रतिभागियों की पुरस्कार राशि पूछी होती तो पहले शेष प्रतिभागियों की यहाँ पे संख्या ज्ञात कर लेंगे। 63 में से 19 x घटा के, जो x का मान 19 है वो घटाने के बाद आ जाएगी। फिर उनको 25-25 रुपए के हिसाब से 25 से कर देंगे गुणा, तो उनकी भी पुरस्कार राशि हमें आराम से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो तो हमारा यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हमने प्रश्नमाला 2.2 कंप्लीट कर ली है और इससे आगे हम दोस्तों 2.3 आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।